तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे से लगातार एक सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा था, क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी और कायदे से अगर कहा जाए तो इस बार ऐसा हुआ कि पक्ष भी खुश था, विपक्ष भी खुश था और तमाम वोटर भी खुश थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी हो कि मेरा प्रत्याशी हार गया या फिर मेरी पार्टी हार गई। दोनों ही साइड लगभग लगभग खुश थे। जो विपक्ष है वो इसलिए खुश था क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि शायद सरकार बन जाए। उसे एक उम्मीद ये भी थी कि उसने परफॉर्मेंस बढ़िया दी। जो पक्ष था वो इसलिए खुश था क्योंकि वो मेजोरिटी लगभग लगभग पा चुका था। विपक्ष को एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अगर साथ आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, इसलिए जो विपक्ष था वो और खुश था कि चलो तुम्हारे गढ़ को हमने उखाड़ फेंका। साथ ही तमाम चीज़ें हो रही थी, तमाम लोग खुश थे, लेकिन आम जनता परेशान थी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। कांग्रेस की बनेगी यानी इंडिया गठबंधन जो है उसकी बनेगी, या फिर जो एनडीए है उसकी बनेगी। क्योंकि एक पूरे इस चुनाव के जो तुरुप के 21 शामिल हुए, नीतीश कुमार, ये कहा जा रहा था कि जिस करवट जाएंगे उस करवट वो पूरा खेल पलट देंगे। लोग कह रहे थे कि एक बार और पलट जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, या फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी में चले जाओ। लेकिन फाइनली नीतीश कुमार ने भी अपना रास्ता दिखा दिया और कहा कि मैं अभी एनडीए के साथ हूँ। और इसी के साथ फिर ये लगभग लगभग प्रूफ हो चुका है कि जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। और साथ ही एक कयास जो लगाया जा रहा था कि शायद इस बार पीएम के पद के लिए, चूँकि ऑफर देना था, नीतीश कुमार को अपने साथ रखना था, तो कहीं ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को ही ऑफर दे दिया जाए, भैया तुम ही बन जाओ, कम से कम हम सरकार में तो रहेंगे। लेकिन एनडीए की बैठक में अभी लगभग 30 मिनट पहले ये क्लियर हो गया है कि जो इस पूरे पार्टी के नेता होंगे यानी प्रधानमंत्री, वे कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो बीजेपी के समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है कि जो मोदी जी हैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है कि इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो कोई भी बिल पास होना होगा तो बढ़िया उनसे एक राय सलाह लिया जाएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही साइड के लोग खुश हैं। सपा वाले अलग इसलिए यूपी में खुश हैं क्योंकि हो सकता है कि 2027 में कुछ बढ़िया खेल कर जाए। तो सभी लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी मुझे इसलिए लगा कि आज सुनानी चाहिए क्योंकि कहानी भी देश से जुड़ी हुई है और एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान भी कहना गलत ही होगा, एक ऐसे महापुरुष से जुड़ी हुई है जिसकी ज़िंदगी से लेकर जिसकी मौत तक तमाम चीज़ें रहस्य बनी हुई हैं। कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। और साथ ही जब इस महापुरुष के मरने की खबर आई थी तो उससे कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि इस आदमी के पास लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन तमाम संपत्तियों को सोने के फोम में ये अलग अलग बक्सों में लेके जा रहा। और इसी दौरान ये खबर आती है कि फिर प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मौत हो गई। तो फिर यहीं से एक सवाल उठा कि आखिर वो सोना कहाँ है। आज की कहानी इसी लगभग 70 से 90 करोड़ के या फिर 70 से 90 किलो सोना जिसकी कीमत 250 से 300 करोड़ रुपए है, उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये बात 23 जनवरी साल 1945 की है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। 1945 अगर आप ध्यान से समझे तो 47 में अगर हमें आज़ादी मिली तो 45 तक तो बात वही थी कि या तो अब तुम नहीं या तो हम नहीं। पूरी लड़ाई जोरों शोरों पे थी। जो दो दल बने थे, एक नरम दल एक गरम दल, दोनों अपने हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे थे। सबको एक उम्मीद थी कि अगर अब हम कमज़ोर पड़ गए तो शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चूँकि पूरे 200 साल की गुलामी में अंग्रेज अपने सबसे कमज़ोरी की हालत में थे। नरम दल चाह रहा था कि शांति से बात निपट जाए और ये लोग चले जाएं। गरम दल चाह रहा था कि चूँकि अंग्रेज जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे हाल में अगर हम हमला करेंगे तो इन्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा और इससे बेहतर मौका नहीं है देश को आज़ाद करवाने का। और इसी गरम दल के एक प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जब वो बोलते थे, जब वो स्पीच देते थे, जब लोगों को समझाते थे कि हमें आज़ादी कैसी मिलेगी, तो लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती थी। इस बात का एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते थे कि हिटलर
जिससे पूरी दुनिया डरती थी उस टाइम पे। तमाम लोग उसके विरोधी थे, लेकिन हिटलर का एकमात्र अगर कोई दोस्त था पूरे हिंदुस्तान में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। हिटलर ने पूरा समर्थन दिया, पूरा सपोर्ट किया। विश्व युद्ध जैसी स्थिति में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे आराम से रह रहे थे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। और आखिरी मोमेंट पे भी जर्मनी की ही उस सेना ने साथ दिया, जापान की सेना ने साथ दिया बाकायदा। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी स्पीच को देते थे और ये कहते थे कि हमें कोई अनशन या फिर कोई धरना नहीं देना, हम बंदूकों से लड़ेंगे, हम हथियारों से लड़ेंगे, हम डायरेक्ट आमने सामने का मुकाबला करेंगे, बातचीत कमज़ोर करते हैं। तो जब ये स्पीच, ये लाइन वो बोला करते थे तो लोगों के मन में इस कदर आवेश बैठता था, इस प्रति देशभक्ति की भावना आती थी कि लोगों के पास जो कुछ था वो तमाम चीज़ें वो आज़ाद हिंद फौज के लिए न्योछावर करने को तैयार थे। किसी के पास थोड़े बहुत अनाज है तो अनाज लेके खड़ा हो जाता, किसी के पास कुछ सोने चांदी है तो वो लेके खड़ा हो जाता, किसी के पास कुछ पैसे हैं तो वो लेके खड़ा हो जाता। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, ये तमाम लोग आज़ाद हिंद फौज के लिए चंदे और तमाम चीज़ों की व्यवस्था कर रहे थे। एक शख्स थे, एक बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था बीके नागर। उस टाइम पे उन्होंने 42 करोड़ रुपए दिए थे आज़ाद हिंद फौज के अकाउंट में, साथ ही 2800 सोने के सिक्के दिए थे। आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में 42 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, तो उस टाइम में 42 करोड़, ये तमाम पैसे इन्होंने दिए थे। एक मेरठ के व्यापारी थे, उन्होंने लगभग 13 किलो सोना दिया था। कई ऐसे थे जिन्होंने लाखों रुपए दिए थे। ये तमाम चीज़ें जब आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई और मुहिम तेजी पे थी, तमाम लोग ऐसी चीज़ें देते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी पूरी टीम इन सोनों का, इन पैसों का यूज हथियार खरीदने में, अपने सैनिकों को सैलरी देने में, जो घायल हो जाए उनका इलाज करवाने में, ट्रेनिंग में, अपने आप को छुपा के रखने में, खाने पीने में खर्च करती। वक्त गुजरता रहा, आज़ाद हिंद फौज जो थी वो मजबूत होती रही। 23 जनवरी साल 1945 आ जाता है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। उस टाइम तक लोग सुभाष चंद्र बोस जी के इतने मुरीद हो गए थे, इतनी फैन फॉलोइंग हो गई थी, लोग एक तरह से जान रहे थे कि अगर कोई आज़ादी दिलवा सकता है लड़के तो नेताजी ही हैं। अब एक ऐसे महापुरुष का जब जन्मदिन आया तो लोगों ने एक प्लान किया, और प्लान भी बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा था कि ऐसे दान देने से, ऐसे कुछ करने से पता नहीं कितना सोना हम इकट्ठा कर पाएँ, कितना नहीं पैसे इकट्ठे कर पाएँ। तो एक टारगेट बनाते हैं, नेताजी का टोटल जितना वजन होगा हम एक तरह से उनके बराबर का तुला दान करवाते हैं। अब तुला दान का सीधा मतलब होता है कि जितना वजन उतना सोना या फिर उतनी कोई चीज़। तो लोगों ने ये टारगेट बनाया कि जितना नेताजी का वजन होगा लगभग उतना सोना हम उसी आज़ाद हिंद फौज के अकाउंट में दान करेंगे। अब प्लान बना, एक पलरे में नेताजी को बैठाया गया, दूसरे पलरे में लोगों ने अपने गहने, अपने सोने, अपने आभूषण, जिसके पास सिक्के थे वो सिक्के, जिसके पास हार था वो हार, जिसके पास चैन थी वो चैन, जिसके पास अंगूठी थी वो अंगूठी, ये तमाम चीज़ें दूसरे पलरे में रखना शुरू किया। अब ऐसे करते 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 लगभग सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोने, चांदी, आभूषण, जिसके पास हीरा वगैरह था वो तमाम चीज़ें दान की। और लगभग कहते हैं कि नेताजी का जो वजन था 80 से 90 किलो था, तो 80 से 90 किलो सोना उस टाइम पे दान किया गया। और वो तमाम सोना जो था आज़ाद हिंद फौज के अकाउंट में आ गया। अब तमाम सोना दान किया गया, आज़ाद हिंद फौज के जो अकाउंट थे उसमें लगभग 80 से 90 किलो सोना यहीं से आ गया। बाकी जो पहले के थे उनकी बात ही अलग है। इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, उसी दौरान एक और चीज़ चल रही थी, विश्व युद्ध, वो भी द्वितीय वाला। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका था लगातार जापान के ऊपर हमला कर रहा था। दो जगहों पे उसने परमाणु हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी। क्या कहानी थी वो तमाम लोग जानते ही हैं। अब जब इधर विश्व युद्ध चल रहा था उधर वो हमला हुआ, जापान कमज़ोर पड़ा। तो जब जापान कमज़ोर पड़ा तो फिर जापान को भी लगा कि अब हमारी सियासत, हमारी शख्सियत, ये तमाम चीज़ें गई हाथों से, क्योंकि अब अंग्रेज आएंगे, हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। इधर जापान के कंट्रोल में सिंगापुर था, और इसी सिंगापुर में नेताजी रहा करते थे, वहीं से पूरी आज़ाद हिंद का जो मूवमेंट था वो चलाया करते थे। तो जापान के कंट्रोल में सिंगापुर, और सिंगापुर और जापान अब इस टाइम अंग्रेज़ों से हार चुका है। तो नेताजी को लगा कि शायद अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने खास, जो पूरे आज़ाद हिंद फौज के तमाम अकाउंट संभालते थे,
उनको फ़ोन किया। शायद उनका नाम देवनाथ दास था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा। फ़ोन किया और कहा कि अब हमें यहाँ से चलना होगा और हमें कहीं और जाके रहना होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो क्या करें। उन्होंने कहा कि जितने हार्ड कैश हैं उनको इकट्ठा करो, जितने सोने चांदी के आभूषण और जितने हमारे पास ऐसी सॉलिड चीज़ें हैं जिनको बेच के पैसा मिलेगा, वो तमाम चीज़ें इकट्ठा करो और फिर उसको लेके बैंकॉक आओ। अब नेताजी ने जब ये लाइन बोली तो फिर देवनाथ दास जो थे उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। तमाम सोने, तमाम कैश, ये तमाम चीज़ें लेके लगभग 5 से 6 बॉक्स जो लकड़ी के बक्से होते हैं उनको लेके उसमें सोना भर के, कैश भर के लेके वो बैंकॉक आते हैं। बैंकॉक में तमाम जो आज़ाद हिंद फौज के लोग थे उनसे मुखातिब होते हैं, उनको सैलरी वगैरह देते हैं, जिनको सैलरी चाहिए थी उनको सैलरी, कुछ पैसे इधर उधर बांट देते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे ले सकें, क्योंकि तमाम पैसे एक जगह रखना भी बुद्धिमानी नहीं थी। और लगभग 4 बक्से ऐसे थे जिसमें सोना भरा हुआ था। इन 4 बक्सों को अपने साथ नेताजी रख लेते हैं और उनको लेके प्लेन से उड़ते हैं और वहाँ से रवाना होते हैं। अब 4 बक्से सोने के और उस पूरे प्लेन में इनके साथ 6 लोग, तो 6 लोग और 4 बक्से सोने। और उन चारों बक्सों में ये कहा जाता है कि लगभग 80 से 90 किलो सोना था मिनिमम अमाउंट में, और हो सकता है कि ज़्यादा ही हो। तो 80 से 90 किलो सोना, 6 लोग, ये तमाम लोग तमाम सामानों को लेके वहाँ से उड़ते हैं। उड़ने के बाद अब चूंकि लंबी दूरी का सफ़र था, हिंदुस्तान आना था, तो एक जगह है साइगॉन, यहाँ पे इनका प्लेन उतरता है। उतरने के बाद अब ये हुआ कि जो प्लेन है उसका तेल वेल ख़त्म हो गया, तो इसको रिफ्यूल करना पड़ेगा, यानी फिर से तेल डालना पड़ेगा। अब इसके बाद ये लोग उतरते हैं, उस प्लेन में फिर से तेल डालना शुरू हुआ, और जैसे ही तेल डालते हैं तब पता चलता है कि इस प्लेन के इंजन में कुछ खराबी है। अब प्लेन के इंजन में खराबी, इसका मतलब दोबारा इसे टेक ऑफ नहीं किया जा सकता, रिस्की है। अब एक तरफ इतने तमाम अमाउंट के सोने चांदी आभूषण, 4-4 बक्से, इधर 6 लोग जो आज़ाद हिंद फौज के एक तरह से नींव थे, पिलर थे, तो फिर अब ये क्या करें। लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज़ थी कि जो साइगॉन था उस टाइम जापान के कंट्रोल में था, और वहाँ पे जो जापान के आर्मी के प्रमुख थे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक छोटा प्लेन है चार्टर्ड, आप उसे लेके जाइए, लेकिन उस प्लेन में एक दिक्कत है कि 6 लोग नहीं आ सकते, और अगर आप 6 लोग को रखना चाहते हैं तो फिर ये सोना लेके नहीं जा सकते। अब ये एक अजीब दिक्कत हुई, सोना भी ज़रूरी है, लोग भी ज़रूरी हैं। लेकिन अब नेताजी ने कहा कि लोग तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन सोना किसी और जगह पे, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ कभी भी अंग्रेज हमला कर दें, वहाँ रखना ठीक नहीं है। फिर नेताजी अपने साथ अपने सबसे खास देवनाथ दास को लेकर निकलते हैं, साथ ही उन 4 बक्से सोनों को लेकर निकलते हैं। और इसी दौरान जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है। अब इसको लेके अलग अलग कहानी, इसलिए मैंने डिटेल में प्लेन क्रैश की घटना को नहीं बताया। कभी इत्तेफाकन वक्त मिला और शायद इनके जन्मदिन पे ही इस पूरे प्लेन क्रैश की कहानी सुनाऊंगा। तो प्लेन क्रैश हो गया, सोना और ये 2 लोग प्लेन क्रैश में गिर गए। इन दोनों को लेके हॉस्पिटल जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर इलाज उलाज हुआ, लेकिन पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ जो देवनाथ दास थे अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब फिर सोने का क्या हुआ। तो सोने को लेके अलग अलग कहानियां निकल के सामने आई। वहां से जब सोना रिकवर किया गया अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग चीज़ों में, चूँकि सोना लगभग जल चुका था, लेकिन सोना जलता नहीं, बॉक्स जल चुके थे। तो जब रिकवर किया गया तो कहते हैं कि केवल 15 किलो सोना मिला, यानी अगर हम मान के चलें कि 80 किलो भी सोना था तो लगभग 65 किलो सोना मिसिंग था। अब ये 65 किलो कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगर 65 किलो मिला होता, 15 किलो गायब होता, तो शायद बात कुछ और होती। इधर देश भी आज़ाद हुआ। देश के लोगों ने फिर क्वेश्चन पूछा कि भाई वो सोना चांदी हमारा कहाँ है। हिंदुस्तान सरकार ने अब इसकी जांच पड़ताल के लिए जब कमेटी बैठाई तो उस कमेटी में कुछ चीज़ें पता चली। पहली थ्योरी जो निकल के सामने आई, चूँकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमेटी बैठती रही इस जांच पड़ताल में, चूँकि लगभग अगर ऑन द रिकॉर्ड बात करें तो 70 से 90 किलो सोना था, बीच का एक रेंज मारते 80 किलो, 15 किलो लगभग सोना मिला, तो लगभग 65 किलो गायब था। तो 65 किलो का अगर एक तरह से दाम निकाले तो 250 से 300 करोड़ का सोना।
और सोना भी ऐसे नहीं कि अलग जगह पे, प्लेन से बाकायदा सुरक्षित तौर पे जा रहा था। तो अगर जब इसकी जांच पड़ताल हुई और अलग अलग कमेटी जब बैठी और जब डिटेल निकाली गई तो कई अलग अलग कहानियां निकल के सामने आई। पहली कहानी जो निकल के सामने आई कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो जहां पे ये प्लेन गिरा वहां पे कुछ लोग मौजूद थे और वो सोना लूट के भाग गए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था कि उतनी ही चंद मिनटों में लगभग 65 किलो सोना कोई लूट के भाग जाए, और लूट के भागा तो फिर चलाया कहां पे। दूसरी थ्योरी जो निकल के सामने आई कि जो सोना था वो तो मिला पूरा था, यानी 90 या फिर 80 किलो, लेकिन इन्हीं के साथ के कुछ लोग थे, वो सोने को देख के लालची हो गए और उस सोने को उन्होंने फिर गबन कर लिया, एक तरह से कहें तो हजम कर लिया। लेकिन इसको भी फिर डिनाई किया गया, चूंकि जिन लोगों के ऊपर डाउट गया उनकी बाकी ज़िंदगी भी उसी हिसाब से थी जो पहले से थी। तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सोना लूटे, क्योंकि लूटे होते तो फिर उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी होती। तो ये वाला एंगल भी निकल गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सोना इधर उधर हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, खर्च हो गया। लेकिन खर्च हुआ तो कहाँ हुआ, यानी सोना प्लेन में चढ़ा, प्लेन क्रैश हुआ, क्रैश के बाद कहते हैं कि 15 किलो ही सोना मिला, तो बाकी 65 से 75 किलो सोना कहाँ चला गया, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। और कायदे से अगर साफ शब्दों में देखा जाए और साफ शब्दों में कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही क्या हुआ था, वो उस हादसे में शहीद हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था, या फिर वो जीवित थे, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग पहेलियाँ सुनाते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लेकिन ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई जानकारी मिली, ना ही उनके उस 65 से 70 किलो सोने के बारे में कोई जानकारी मिली। और आज भी 250 से 300 करोड़ के सोने की जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री ही बनी हुई है। खैर, शायद उम्मीद है कि भविष्य में कभी पता चले, अगर पता चलेगा तो ज़रूर आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।